हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? जैसे कि वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, वो अपने मोबाइल के लिए मरी जा रही थी, तुम चाय पीने के लिए मरे क्यों जा रहे हो, मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा। अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपको नहीं पता है तो आइए सीखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है, और वो दो स्ट्रक्चर्स हैं डाइंग फॉर और डाइंग टू। अगर हम किसी काम के लिए मरे जाने की बात करें तो डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और अगर हम किसी चीज के लिए मतलब नाउन के लिए मरे जाने की बात करें तो डाइंग फॉर प्लस नाउन का यूज होता है। गाइज, यहाँ पर सच में मरने की बात नहीं हो रही। इन फ्रेजेस में डाइंग का मतलब बहुत ही तड़प या फिर उत्सुकता के सेंस में लिया गया है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप इनका यूज इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को यूज करने के रूल्स को देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। डाइंग टू के रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर वगैरह। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डाइंग फोर का रूल भी लगभग सेम ही है, इसमें बस इतना चेंज है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डाइंग फोर प्लस नाउन बोला जाता है। अगर हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो उसके रूल्स इस प्रकार हैं। चलिए डाइंग टू और डाइंग फोर इन दोनों के ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि इन एग्जांपल्स की मदद से आप नए नए सेंटेंसेस बना सकें, इन दोनों का यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकें। वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, ही इज डाइंग टू मीट हर। वो शादी करने के लिए मरी जा रही थी, शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। तुम वहाँ जाने के लिए मरे क्यों जा रहे हो, वाई आर यू डाइंग टू गो देयर। हम उस मूवी को देखने के लिए मरे जा रहे थे, वी वर डाइंग टू वॉच दैट मूवी। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो और सोने के लिए मरे जा रहे हो, आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप। वो उसके लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग फॉर हिम। वो उसके प्यार के लिए मरा जा रहा था, ही वॉज डाइंग फॉर हर लव। कई बार जब हमसे कोई कुछ करने के लिए बोलता है और हम किसी भी वजह से उस काम को नहीं कर पाते तो हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं कर सकता तो कर देता, अगर मैं जा सकता तो चला जाता, अगर मैं आ सकता तो आ जाता, अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक ही स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, और वो स्ट्रक्चर है आई वुड इफ आई कुड। I would if I could. But I would if I could. I would if I could इसका मतलब होता है अगर मैं कर सकता तो कर देता, चाहे हम किसी भी काम की बात करें। एक्चुअली I would if I could एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कहा आप कार क्यों नहीं खरीद लेते, और आपको बोलना हो अगर मैं कार खरीद सकता तो खरीद लेता। लेकिन इस फ्रेज का यूज करते समय आपको कार या फिर वर्ब बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको नाउन या फिर वर्ब बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोल सकते हैं आई वुड इफ आई कुड, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि किस बारे में बात चल रही है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे आईफोन दिला दो और आप आईफोन नहीं दिला सकते तो आप बोल सकते हैं अगर मैं आईफोन दिला सकता तो दिला देता, आई वुड इफ आई कुड। आपको आईफोन या फिर दिलाना जो कि वर्ब है उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और भी कुछ ऐड करना हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई वुड इफ आई कुड बट आई हैव नो मनी, या फिर आई डोंट हैव मनी। इसको यूज़ करने का कोई स्पेशल रूल तो नहीं है, लेकिन चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि इसको और अच्छी तरह से समझा जा सके। अगर मैं कर सकता तो कर देता,
आई वुड इफ आई कुड, अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई वुड इफ आई कुड बट आई हैव नो मनी, या फिर आई डोंट हैव मनी, अगर वो जा सकता तो चला जाता। ही वुड इफ ही कुड, अगर हम आ सकते तो आ जाते। वी वुड इफ वी कुड, अगर मैं पढ़ सकता तो पढ़ लेता। आई वुड इफ आई कुड। कई बार जब हमें किसी से ना बोलना होता है तो या तो हम सिंपली बोल देते हैं नहीं, या फिर हम थोड़ा जोर डालते हुए बोलते हैं बिल्कुल नहीं। गम की दौलत मुफ्त लुटा दो, बिल्कुल नहीं। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है, और वो फ्रेज है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, या फिर बिल्कुल भी नहीं। Not at all, not at all, not at all, Not at all, not at all. And I'm not at all in love, not at all in love. अगर हम केवल नो या फिर नॉट बोलें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हम अपनी बात पर थोड़ा जोर डालने के लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलते हैं नॉट एट ऑल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए नॉट एट ऑल को यूज करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नॉट एट ऑल, और नॉट एट ऑल के बाद बोले जाते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी। मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट एट ऑल गो विद हिम। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट यू। क्या तुम वहां जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कैन यू गो देयर? नॉट एट ऑल। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।